वेलकम टू गुरुकुल चंडीगढ़। मेरा नाम है फतेह सिंह। मैं लेके आऊं इकोनॉमी की सीरीज का सेकंड लेक्चर। आज का हमारा टॉपिक है एवोल्यूशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम इंडियन इकोनॉमी का बैकग्राउंड देखेंगे। जब हमारी कंट्री में ब्रिटिशर्स आए उस वक्त की कंडीशन क्या थी और ब्रिटिशर के रूल के जो इम्पैक्ट थे इंडियन इकोनॉमी पे वो भी हम देखेंगे। जब जो हमारी इंडियन इकोनॉमी थी वो एक कॉलोनियल इकोनॉमी थी। अगर मैं सिंपली बताऊं, ऐसी इकोनॉमी जिस पर फॉरेन कंट्री आके रूल करती हो उसे कॉलोनियल इकोनॉमी कहते हैं। जो भी इंडिया में प्रोडक्शन होती थी, जो भी इसकी मनी थी, वो एज अ सर्विस काम करती थी और एज अ सर्वेंट काम करती थी फॉर द फॉरेन लैंड। और जो फॉरेन लैंड थी यूनाइटेड किंगडम की लैंड। जो हमारे पीसेंट्स थे वो इलिटरेट थे, वो पढ़े लिखे नहीं थे। जितना टाइम भी ब्रिटिश का रूल रहा वो सारा टाइम जो हमारे पीसेंट्स थे वो अनपढ़ ही रहे, वो पढ़े लिखे नहीं थे। जब हमें इंडिपेंडेंस मिली उस वक्त हमारी जो लिटरेसी रेट थी वो सिर्फ 17% थी। अगर मैं सिंपली बताऊं तो 100 में से 70 लोग हमारे पढ़े लिखे थे एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। और जो हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट थी वो थी 32 ईयर्स। सिंपली कहूं तो जो हमारा एक इंसान जन्म लेता था उसकी जो एक्सपेक्टेड लाइफ थी वो 32.5 ईयर्स थी। और जो हमारी एग्रीगेटेड आउटपुट जिसे हम जीडीपी कहते हैं वो फर्स्ट हाफ ऑफ द 20th सेंचुरी में 2% से भी कम थी। जो फर्स्ट हाफ ऑफ 20th सेंचुरी है मतलब 19 से लेकर 1950 तक। और जो हमारी पर कैपिटा ग्रोथ थी वो भी ब्रिटिश के एज कंपेयर काफी कम थी। ब्रिटिश की हमारे से 5 गुना ज्यादा, 5 गुना ज्यादा पर कैपिटा ग्रोथ थी। जो हमारी पर कैपिटा ग्रोथ थी वो 0.2% थी और यूके की वो 1% थी। और जो यूनाइटेड किंगडम था उसकी जो पॉलिसीज थी उन्होंने इंडिया को इतना खराब किया कि यहाँ फेमाइन और एपिडेमिक हर साल आते थे। चलो तो आगे देखते हैं जी कौन कौन से इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस थे ब्रिटिश रूल के इंडिया पर। जो सबसे पहला इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस था वो था जी जो हमारे आर्टिशन थे और क्राफ्टमैन थे उनका डिस्ट्रक्शन होना, उनका खात्मा होना। और उसके बाद जो हमारा रूरलाइजेशन था उसका इंक्रीज होना। सेकंड था जी लैंड रेवेन्यू पॉलिसी। जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसकी लैंड रेवेन्यू पॉलिसी और लैंड सेटलमेंट्स। थर्ड था जी डिक्लाइन ऑफ एग्रीकल्चर। हमें पता है कि हमारी कंट्री एक एग्रीकल्चरल कंट्री है शुरू से ही, और ब्रिटिश रूल के अंडर जो हमारी एग्रीकल्चर है उसको भी खत्म किया गया। फोर्थ है पॉवर्टी ऑफ द पीसेंट्री। पीसेंट्री मींस फार्मर ही होता है जी। पॉवर्टी एंड फेमाइन। नेक्स्ट है इंडस्ट्री एंड ट्रेड। एंड सेवंथ है ड्रेन ऑफ वेल्थ। अब हम वन बाय वन इनको देखते हैं, इनके क्या क्या इंपैक्ट थे इंडियन इकोनॉमी पे और उसके क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस निकले। जो हमारा फर्स्ट है वो है जी डिस्ट्रक्शन ऑफ द आर्टिशन, क्राफ्टमैन एंड प्रोग्रेसिव रूरलाइजेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी। जो आर्टिशन और क्राफ्टमैन थे, जैसे प्रेजेंट टाइम में हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं वो ऐसे थे, कामगार जिसे हम कहते हैं, जो अपने हाथ की कला से काम करते थे। इनकी दो मार्केट थी, एक तो हमारे जो इंडियन किंग थे और जो उनके कोर्ट, जो मींस रिच, उनके ऑफिसर वगैरह, उनके मिनिस्टर वगैरह, वो सारे इनकी मार्केट थी। लेकिन जब हमारी कंट्री में ब्रिटिश रूल आया तो हमारी कंट्री में से जैसे कि हमें पता है किंग्स को खत्म कर दिया गया। और जो किंग्स बचे वो भी ब्रिटिश के अंडर आ गए थे। उनके पास इतने रिसोर्सेज नहीं थे कि वो एज अ मार्केट काम कर सके इन आर्टिशन और क्राफ्टमैन के लिए। और जो ब्रिटिश ऑफिसर थे उनके पास अब पैसा था, लेकिन वो जो उनके होम प्रोडक्ट थे उन्हें ही खरीदते थे। अगर मैं सिंपली कहूं तो जो हमारे लोकल आर्टिशन थे उनकी मार्केट जीरो हो चुकी थी। अब अगर उनकी मार्केट जीरो हो चुकी है तो वो सिटी में रहकर क्या करेंगे? उन्होंने स्टार्ट किया विलेजेस की ओर मूव करना, जिसे हम कहते हैं प्रोग्रेसिव रूरलाइजेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी। इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुए? कॉन्सिक्वेंसेस ये हुए जो सेल्फ सफिशिएंसी थी रूरल इकोनॉमी की वो भी खत्म होनी स्टार्ट हो गई, क्योंकि ग्रामीण एरियो पर जो लोड था वो इंक्रीज होना स्टार्ट हो गया। लोग ज्यादा से ज्यादा गांव की ओर होने स्टार्ट हो गए। जो हमारे टाउन्स और सिटी थी वो भी खत्म होने स्टार्ट हो गए, क्योंकि वहां काम नहीं मिलता था तो लोगों ने विलेजेस की ओर मूव करना स्टार्ट कर दिया। नेक्स्ट देखते हैं जी लैंड रेवेन्यू पॉलिसी एंड लैंड सेटलमेंट। जो सबसे पहली लैंड सेटलमेंट पॉलिसी थी वो थी परमानेंट सेटलमेंट। इसको जो स्टार्ट किया गया था वो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने स्टार्ट किया था इन द बंगाल एंड बिहार 1973।
इसमें क्या किया गया था इस पॉलिसी में, जो जमींदार थे उन्हें जो लैंड थी, जो एग्रीकल्चर लैंड थी, उनका ओनर डिक्लेयर कर दिया गया था जमींदार्स को। और ब्रिटिशर्स कहते थे कि हम जमींदार से ही एक फिक्स्ड अमाउंट लेंगे, और जो जमींदार थे वो फार्मर से मनी कलेक्ट करेंगे। मींस ये फार्मर है हमारे, ये हमारी जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उसके बीच में जमींदार की एंट्री हो गई थी। और जो फार्मर्स थे, जिन्हें हम टेनेंट कहते हैं, जो हमारे टेनेंट थे वो जमींदार की मर्जी पे काम करते थे। मींस जमींदार जितना चाहे उनसे टैक्स लेता था, क्योंकि उसे आगे तो जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसे तो एक फिक्स्ड अमाउंट ही देनी थी। सिंपली बताऊं तो इस सिस्टम में जो फार्मर थे उनको काफी एक्सप्लॉइट किया गया जमींदार के थ्रू। इसके बाद हमारे आया रैयतवारी सिस्टम। ये 19th सेंचुरी के स्टार्टिंग में स्टार्ट किया गया था। जो इसका इंप्लीमेंटेशन हुआ था वो था जी बॉम्बे और मद्रास वाला एरिया, हमें जैसे कहे हम सदर्न एरिया ऑफ द इंडिया। इसमें जो एक चेंजेस की गई थी, इसमें से इस सिस्टम में जो जमींदार थे उनको बाहर निकाल दिया गया था, और जो प्रॉपर्टी थी, जो लैंड थी, उनकी ओनरशिप डायरेक्ट फार्मर्स को दे दी गई थी। अब जो गवर्नमेंट थी वो टैक्स कलेक्ट करती थी फार्मर्स से, और इस सिस्टम में टैक्स रेट को टेम्परेरी पीरियड के लिए फिक्स कर दिया जाता था, और ये टेम्परेरी पीरियड होता था 20 से लेकर 30 ईयर्स। सिंपली बताऊं तो रैयतवारी सिस्टम में जो जमींदार थे उनको बाहर निकालकर गवर्नमेंट और फार्मर डायरेक्टली एक दूसरे से कांटेक्ट करते थे। इसमें जो गवर्नमेंट ऑफिशियल थे वो टैक्स कलेक्ट करते थे। उसके बाद है जी महलवारी सिस्टम। महलवारी सिस्टम में क्या हुआ, इसमें जो विलेज थे और ग्रुप ऑफ विलेज से डील करना स्टार्ट कर दिया गया ब्रिटिशर्स के द्वारा। इसमें भी जो प्रॉपर्टी राइट थे वो इंडिविजुअल पीसेंट के पास ही थे। मींस अब जो फार्मर थे वो जो एग्रीकल्चर लैंड थी उसके ओनर बन गए थे। ये सिस्टम हमारे नॉर्थ इंडिया में स्टार्ट किया गया था जी। चलिए आगे चलते हैं। डिक्लाइन ऑफ एग्रीकल्चर। हमारी जो एग्रीकल्चर है उसका भी काफी नुकसान किया गया था ब्रिटिश की पॉलिसी के द्वारा। सबसे पहले तो जो हमारे पहले फार्मर थे वो अपने लिए फूड ग्रेन्स की ही प्रोडक्शन करते थे, लेकिन ब्रिटिशर्स ने कहा कि आप कमर्शियलाइज कैश क्रॉप की प्रोडक्शन करो। मींस ब्रिटिशर्स ने हमारी एग्रीकल्चर का कमर्शियलाइजेशन कर दिया। अब कैश क्रॉप्स कौन कौन सी होती है, जैसे कि ओपीम होगी, चाय होगी, कॉफी होगी, शुगर होगी, जूट हो गया, इंडिगो हो गया, कॉटन हो गया, शुगर केन हो गया, और सो ऑन। मींस वो क्रॉप्स जिनको हम खाने के लिए कम और बेचने के लिए ज्यादा यूज करते हैं, उन्हें हम कमर्शियल क्रॉप या कैश क्रॉप्स भी कहते हैं। अब हमारी जो उस वक्त के फार्मर्स थे उनकी जो फूड सिक्योरिटी थी वो खतरे में आ चुकी थी, क्योंकि अब वो नॉन फूड क्रॉप्स को ज्यादा प्रोडक्शन कर रहे थे और फूड क्रॉप्स की प्रोडक्शन नहीं कर रहे थे। उनके पास स्टोरेज की फैसिलिटी नहीं थी। जिस साल कभी भी मॉनसून फेलियर होता तो हमारे कंट्री में फेमाइन वगैरह आ जाते थे। मैंने जैसे पहले भी बताया था कि फेमाइन और एपिडेमिक एक मेजर हर साल आते थे, कभी कभी 2-3 साल में आते थे, क्योंकि जो ब्रिटिशर्स की पॉलिसी ही ऐसी थी। इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या निकलेंगे कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर के? कॉन्सिक्वेंसेस ये है कि जो फार्मर्स थे उन पे ट्रिपल बर्डन पड़ना स्टार्ट हो गया। एक तो गवर्नमेंट का, सेकंड जो लैंडलॉर्ड थे उनका, थर्ड जो मनी लेंडर्स थे उनका। मनी लेंडर्स थे वो पैसा लेते थे ब्याज पर, लैंडलॉर्ड्स जो जमींदार थे उनका लोड, और गवर्नमेंट का लोड, तीनों का लोड अब किस पे पड़ना शुरू हो गया था जी? फार्मर्स पे। इम्पैक्ट इन फेमाइंस, जैसे मैंने बताया कि फेमाइंस फ्रीक्वेंटली आने लगे थे। और जो सबसे बड़ा इम्पैक्ट क्या पड़ा, जो हमारे एग्रीकल्चर फार्मर थे वो लैंडलेस लेबर में कन्वर्ट हो गए, क्योंकि जब उनके पास टैक्स देने जितने पैसे नहीं होते थे तो जो लैंडलॉर्ड थे या मनी लैंडर थे वो उनकी जमीन को हथिया लेते थे, खो लेते थे जमीन को। इससे क्या हुआ, जो ट्रेडिशनल हमारी विलेज इकोनॉमी थी वो काफी खतरे में आ गई और वो खत्म होनी स्टार्ट हो गई। चलिए जी आगे देखते हैं। पॉवर्टी एंड फेमाइंस। पॉवर्टी तो बढ़नी ही थी, क्योंकि जो हमारे फार्मर्स थे वो हमारे देश की रीढ़ की हड्डी थी। उनका एक्सप्लॉयटेशन होना स्टार्ट हो गया, ब्रिटिश पॉलिसी ने उन्हें खत्म कर दिया, तो पॉवर्टी इंक्रीज होनी स्टार्ट हो गई, फेमाइन आने स्टार्ट हो गए, अनइवन रेनफॉल होती थी जिसकी वजह से फार्मर्स की प्रोडक्शन भी जीरो हो जाती थी। इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या निकले, जैसे कि फेमाइन आया था 1876 और 78 के बीच में, ग्रेट फेमाइन आया था, लोगों में पॉवर्टी इंक्रीज हो गई और हंगर भी बहुत होता था। नेक्स्ट देखते हैं डिक्लाइन इन इंडस्ट्रियल आउटपुट एंड ट्रेड। अब जो रीजन थे इस प्रोसेस के, क्यों हमारा जो इंडस्ट्री थी वो डिक्लाइन होनी स्टार्ट हो गई थी, और जो हमारी आउटपुट थी और ट्रेड थी वो क्यों कम होना स्टार्ट हो गया था? क्योंकि जो इंडस्ट्री थी उसे तो खत्म कर दिया था ब्रिटिशर्स ने,
और हमें पता है कि यूरोप में उस वक्त तक इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ चुका था। अब एक साइड में हमारे इंडियन की जो इंडस्ट्री थी वो मैन मेड थे चीजें, और दूसरी साइड में जो इंडस्ट्रियलाइजेशन में मशीन के थ्रू प्रोडक्शन होती थी, जो मशीन के थ्रू प्रोडक्शन होती थी उसकी कॉस्ट कम होती थी, और उसी प्रोडक्ट को इंडिया में लाकर बेचना स्टार्ट कर दिया गया था ब्रिटिशर्स के द्वारा। अब जो इंडिया की इंडस्ट्री का सामान था, जो इंडिया की इंडस्ट्री की प्रोडक्शन थी, उसकी मार्केट इंडिया में तो खत्म हो चुकी थी, लेकिन हाँ क्वालिटी वाइज अच्छा होने की वजह से यूरोप में उसकी काफी डिमांड थी। यूरोप में इसे डिमांड खत्म करने के लिए ब्रिटिशर्स ने इस पे हाई टैक्स लगाने स्टार्ट कर दिए। इस वजह से जो इंडिया की इंडस्ट्री थी उसकी मार्केट कंट्री में भी खत्म हो गई और फॉरेन में भी खत्म हो गई। इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या निकले? इंडिया में डी इंडस्ट्रियलाइजेशन होना स्टार्ट हो गया जी। जब डी इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा तो एम्प्लॉयमेंट कम होगा और अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा होगा। जब अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होगा उसकी वजह से हमें पता है कि पॉवर्टी भी इंक्रीज होती है, और जो लोग शहरों में फैक्ट्रियों में काम करते थे उन्होंने मूव करना स्टार्ट कर दिया ग्रामीण क्षेत्रों की ओर। उसी वजह से क्या हुआ, हमारे देश में काफी गरीबी इंक्रीज हो गई थी जी। जो नेक्स्ट है ड्रेन ऑफ वेल्थ, ये काफी इंपॉर्टेंट टर्म है। इस टर्म का पहले मैं मीनिंग आपको बता देता हूँ। मीन्स जो हमारे सबसे पहले थे ड्रेन ऑफ वेल्थ के, जिसकी टर्मिनोलॉजी इसने यूज की थी वो थे दादा भाई नौरोजी। और जिस बुक में इन्होंने ये टर्मिनोलॉजी यूज की थी उस बुक का नाम है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया। ड्रेन ऑफ वेल्थ का मीनिंग क्या है? ड्रेन ऑफ वेल्थ का मीन्स जो इंडिया की वेल्थ थी वो मूव करनी स्टार्ट हो गई थी यूनाइटेड किंगडम की ओर। उसके काफी सारे तरीके थे, जो भी खर्चे आते थे इंडियन सरकार के, जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, वो सारे इंडिया में से ही लिए जाते थे। इवन की एक होम चार्जेस थे, होम चार्जेस भी हमारी इंडिया से ही चार्ज किए जाते थे। होम चार्जेस का मतलब है वो एडमिनिस्ट्रेटिव एंड मिलिट्री एक्सपेंसिव जो खर्च किए जाते थे तो वो इंडियन गवर्नमेंट के, लेकिन वो ब्रिटेन में होते थे गवर्नमेंट, उसके ऑफिसर के भी चार्जेस इंडिया से ही दिए जाते थे। और जो इंडियन हैंडीक्राफ्ट थे उन पर भी हाई टैक्सेस लाए जाते थे। इसकी वजह से जो भी वेल्थ था वो ब्रिटेन की ओर जाना स्टार्ट हो गया था, क्योंकि जो भी ब्रिटेन में प्रोडक्शन होती थी सामान की उसकी मार्केट इंडिया ही थी। अगर प्रेजेंट हम देखें जैसे चाइना सारे वर्ल्ड की वेल्थ को अपनी ओर खींच रहा है, उस वक्त इंडिया की वेल्थ को ऐसे यूके अपनी ओर खींच रहा था बाय यूजिंग द मार्केट ऑफ इंडिया। कॉन्सिक्वेंसेस क्या निकलेंगे? सिंपली पता है जो हमारी कंट्री है वो गरीब होनी स्टार्ट हो गई, और जो यूरोप था वो रिच होना स्टार्ट हो गया। जो यूनाइटेड किंगडम था उसके पास पैसे की इंक्रीज होनी स्टार्ट हो गई, पैसे की वैल्यू। और हमारे एग्जाम के परस्पेक्टिव से ये कुछ बुक्स हैं जो काफी एग्जाम में आ जाती हैं। उनके राइटर कौन कौन थे मैं आपको बताता हूँ, ये काफी इंपॉर्टेंट है जी। जो फर्स्ट बुक है उसका नाम है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया। इनके जो राइटर है वो है दादा भाई नौरोजी। एक और इन्होंने बुक लिखी है पॉवर्टी ऑफ इंडिया, इसके भी राइटर है दादा भाई नौरोजी। उसके बाद आरसी दत्त, उनकी एक बुक है द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया अंडर अर्ली ब्रिटिश रूल। काफी इंपॉर्टेंट बुक्स है, इनके नाम याद रखना और किन किन राइटर्स ने इन बुक को लिखा है ये भी याद रखना, हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये लिस्ट है। उसके बाद है इंडियन फेमाइंस, देयर कॉजेज एंड प्रिवेंशंस। इसके जो राइटर हैं वो है आरसी दत्त, रोमेश चंद्र दत्त भी कहते हैं इन्हें। और जो नेक्स्ट बुक है वो है नोट ऑन द डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ प्रोविंशियल फाइनेंस। इसके जो राइटर है वो है एम जी रणदे। नेक्स्ट बुक है एसे ऑन इंडियन इकोनॉमिक्स, अ कलेक्शन ऑफ एसेज एंड स्पीचेस, और इसके जो राइटर हैं वो है एम जी रणदे। उसके बाद डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने भी दो बुक्स लिखी थी। जो फर्स्ट बुक है द एवोल्यूशन ऑफ प्रोविंशियल फाइनेंस इन ब्रिटिश इंडिया, और जो सेकंड बुक है द प्रॉब्लम ऑफ रूपीज। ये दोनों बुक्स डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने लिखी थी। इसी के साथ आज का हमारा लेक्चर कंप्लीट होता है। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और गुरुकुल चंडीगढ़ को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि और अच्छी अच्छी वीडियो आपको मिल सके। थैंक यू।